अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, आज एक मर्तबा फिर मिठाइयों के बड़े बड़े टोकरे उल्टे पड़ गए हैं। वो जो जश्न मनाया गया था, बंगड़े डाले गए थे कि हमारी इस्लामाबाद की सीटें बच जाएंगी, जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी जाली डिग्री केस के अंदर फारग हो जाएगा। तो आज सिंध हाई कोर्ट ने एक बहुत बड़ा हुक्म जारी कर दिया है, एक फैसला सुना दिया है जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी की डिग्री के हवाले से। दूसरे नंबर पे इमरान खान ने आज अडयाला जेल से अपनी पूरी पार्टी को, सारी की सारी लीडरशिप को नीचे से लेकर ऊपर तक एक फाइनल पैगाम जारी कर दिया है और बता दिया है कि अब आपने किस तरह की पॉलिसी अपनानी है। आज DGISPR ने इंतहाई अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है। उनसे आज सवाल पूछे गए हैं कि क्या इमरान खान को फौजी तहवील के अंदर लिया जाएगा। यह भी पूछा गया है कि जनरल फैज हमीद को तो गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन क्या जनरल बाजवा को भी गिरफ्तार किया जाएगा। और इसके अलावा यह फिर जवाब दिया गया इसके ऊपर। इसके अलावा इमरान खान के ऊपर पंजाब के अंदर कौन से शहर में कितने मुकदमात हैं, ये तफसीलात भी बाहर आ गई हैं। आगे बढ़ने से कबल आपसे गुजारिश करूंगा कि वीडियो को लाइक कर दें और उन तमाम लोगों का बेहद शुक्रिया जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया। जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया उनसे गुजारिश है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो पहले नंबर पर आपको बता दूं, जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी जिनकी डिग्री को जाली करार दिया गया था कराची यूनिवर्सिटी के अंदर जो सिंडिकेट की मीटिंग हुई थी कि जी डिग्री मनसूख की जाती है, यह जाली है। 30 साल पुराना केस था। आज वो फैसला सिंध हाई कोर्ट ने उठाकर रद्दी की टोकरी के अंदर फेंक दिया है। उस फैसले को मुअत्तल कर दिया है और पूछा है कि भाई कितने साल पुरानी ये डिग्री है। बताया गया 30 साल पुरानी डिग्री है। और ये भी जज साहब ने सवाल पूछा कि और कितने लोगों की डिग्री इस तरह मनसूख की गई है। 3 हफ्ते का टाइम दिया गया है और 3 हफ्ते में फरीकैन अपने जवाब जमा करवाएंगे। और यह बात भी अदालत के अंदर जेर बहस आई कि जिस बंदे की डिग्री को मनसूख किया गया है उसको बुलाना भी मुनासिब नहीं समझा गया कि भाई उसको बुला लें और बुलाकर पूछ ही लें कि हाँ भाई आपकी ये डिग्री है, क्या ये असली है या जाली है। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी को नहीं बुलाया गया और ये सारे का सारा जो क्रेडिट है वो जाता है प्रोफेसर डॉक्टर रियाज को, जिन्होंने मीडिया के ऊपर आकर ये सब कुछ बता दिया था कि भाई ये हमारे ऊपर प्रेशर डाला जा रहा है, ये 2 नंबरी की जा रही है और 2 नंबरी से इस डिग्री को जाली करार देने के लिए सारी की सारी कार्रवाई हो रही है। अब जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी अगली सोमवार को, यानी कि आज जुमेरात का दिन है, जुम्मा हफ्ता इतवार और सोमवार वाले दिन वो अदालत के अंदर आ जाएंगे। अदालती छुट्टियां खत्म हो जाएंगी और उसके बाद वो ट्रिब्यूनल की जो कार्रवाई है उसका आगाज करेंगे। और इस्लामाबाद की जो 3 सीटें हैं जिसके लिए मुस्लिम लीग नून सर तोड़ कोशिश कर रही थी कि ये सीटें हमारी बच जाए, क्योंकि अगर ये सीटें जाती हैं तो पूरे का पूरा इलेक्शन जाता है। पूरे के पूरे इलेक्शन के ऊपर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क होगा कि भाई इस्लामाबाद के अंदर इतनी बड़ी धांधली हुई है, जहां पर वजीर आजम हाउस है, जहां पर सुप्रीम कोर्ट है, जहां पर हमारी हाई कोर्ट है, वहां पर इतनी बड़ी धांधली हो गई है, तो पूरे मुल्क के अंदर क्या हुआ होगा। तो अब आने वाले दिन जो है वो इंतहाई अहम होंगे। आगे आजे जो आज की बड़ी खबर है एक और, वो खबर ये है कि इमरान खान ने अपनी पार्टी को नीचे से लेकर ऊपर तक ये वार्निंग जारी कर दी है और ये कह दिया कि अब कोई भी बंदा मुझे पीछे नजर ना आए, हर बंदा मुझे अगली सफ के अंदर नजर आए। और 8 सितंबर के जलसे के हवाले से इमरान खान ने कह दिया है कि यह जलसा ऐसा होना चाहिए कि पूरे मुल्क के अंदर यह पता लग जाए कि लोग किस बयानिए के साथ खड़े हैं, लोग किस पार्टी के पीछे खड़े हैं और लोग किस लीडर के पीछे खड़े हैं। इस हवाले से आज अली अमीन गंडापुर से सवाल हुआ कि जनाब क्या आप जलसा करेंगे या फिर पहले की तरह कोई बहाना बनेगा और जलसा मनसूख कर दिया जाएगा। तो अली अमीन गंडापुर ने कहा कि देखो पिछली मर्तबा इमरान खान साहब ने खुद जलसा मनसूख किया था, आजम सवाती को बुलाया था, बैरिस्टर गोहर को बुलाया था अडयाला जेल के अंदर। उन्होंने कहा कि इस मर्तबा मैं इमरान खान से खुद मिलकर आया हूं और मैंने इमरान खान साहब को कहा है कि खान साहब अब मैं अगली मर्तबा तभी आपसे मिलूंगा कि जब मैं जलसा कर लूंगा और अब मैंने जलसा करके दिखाना है, ये इमरान खान ने मेरी जिम्मेदारी लगाई है। उन्होंने कहा कि अगर ये NOC कैंसिल करेंगे तो फिर मैं खुद NOC हूं, मैं NOC बनाकर दिखाऊंगा और हम ये जलसा हर कीमत के ऊपर करेंगे और करके दिखाएंगे। और अगर इन्होंने जलसे में रुकावट डालने की कोशिश की तो फिर आप इनका तमाशा देखना कि कैसा तमाशा बनता है। और ये बात अली अमीन गंडापुर ने मेहर बुखारी के शो के अंदर भी की थी कि हम वहां पर जलसा डालेंगे और इनकी धमाल होगी वहां पर और हम इनकी धमाल देखेंगे, हम वहां पर एंजॉय करेंगे। ये अली अमीन गंडापुर ने कहा। उन्होंने मजीद कहा कि यह निजाम नंगा हो चुका है, हम इसे मजीद नंगा करेंगे। उन्होंने कहा कि गैर कानूनी FIR हमारा रास्ता नहीं रोक सकती, इमरान खान के साथ खड़े हैं और खड़े रहेंगे, जलसा तो होगा, ये रुकावट डालेंगे तो फिर आप देखना कि कैसा तमाशा इनके साथ होता है। आज अली अमीन गंडापुर अदालत के अंदर भी गए, राहदारी जमानत उन्होंने ली। आपको पता है कि उनके वारंट गिरफ्तारी जारी हो गए थे, जो उनकी गाड़ी से कुछ बरामद हो गया था, ये भी केस आपको पता बन जाते हैं। तो उस हवाले से आज वो अदालत के अंदर गए और उनको राहदारी जमानत भी मिल गई। फैसल करीम कुंडी जो कि KPK के गवर्नर है, उनके हवाले से सवाल हुआ तो अली अमीन गंडापुर ने कहा कि इसको गवर्नर हाउस के बेडरूम में सोना रास नहीं आ रहा, ये चाहता है कि मैं धक्के देकर इसको यहां से निकालूं। इसको मैंने KPK हाउस से निकाला था, ये 2 टके का शख्स है, ये चाहता है कि मैं इसका नाम लूं ताकि सोशल मीडिया पर इसका नाम चल सके। ये अली अमीन गंडापुर ने कहा। और जो फैसल करीम कुंडी साहब है वो ये दावा कर चुके हैं, वो ये कहते हैं कि जी अगर हम इजाजत देंगे तब ये जलसा कर सकते हैं, वरना ये जलसा नहीं कर सकते। अब देखते हैं कि तहरीक इंसाफ कैसा जलसा करती है और कितना बड़ा जलसा करती है। शेख वकास अकरम उन्होंने अहमद मीर के शो के अंदर कहा, अहमद मीर ने पूछा जी 8 सितंबर का जलसा होगा, तो उन्होंने कहा जी ठोक कर होगा और दबा कर होगा। उन्होंने कहा कि मैं आपके शो के अंदर आया हूं, मैं अभी उसी जगह से आया हूं
उस जगह को देख कर आया हूं जहां पर हम जलसा करने के लिए जा रहे हैं, जो संजगानी जो मुकाम है वहां पर बहुत बड़ी जगह है, तो उस जगह पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जलसा करने के लिए जा रही है। शेर अफजल खान मरवत का बड़ा अहम बयान आया। उन्होंने कहा जी कोई पहुंचे या ना पहुंचे, शेर अफजल खान मरवत अपने काफिले के साथ जरूर जलसागाह के अंदर पहुंचेगा। और इमरान खान का जो मैंने आपको बताया ना कि इमरान खान ने इनको फाइनल वार्निंग दे दिया कि भाई अब पीछे नहीं हटना, अब चढ़ के रहना इनके ऊपर। तो उस हवाले से आप जरा ये बयान देख लें। महमूद खान अचकजई ने बयान दिया, उन्होंने कहा कि इस हुकूमत की हर सूरत छुट्टी करवाएंगे, अगर कैदियों को रिहा ना किया गया तो पूरे मुल्क के हर जिले में तहरीक शुरू करेंगे। इसी तरह असद कैसर ने कहा, उन्होंने कहा कि हम पूरे मुल्क में निकल रहे हैं, हमारे जलसे होंगे, वुकला कन्वेंशन करेंगे, एक दिन मुकर्रर करके हम पूरे मुल्क के अंदर एहतजाज भी करेंगे। आज इमरान खान के जो वकील हैं नईम हैदर पंजोता, आज उन्होंने दोबारा अडयाला जेल के बाहर से अपना एक वीडियो पैगाम जारी किया जिसमें वो कहते हैं कि भाई हमें अंदर नहीं जाने दिया जा रहा, और अंदर जो हुकूमती वकील हैं वो जज साहब को ये कहते हैं कि इमरान खान के वकील आए नहीं है, वो गेट के ऊपर है ही नहीं है। और ये मामला अदालत के अंदर भी है, जस्टिस सरदार इसहाक खान की अदालत में, और उन्होंने कहा हुआ है कि डिप्टी सुप्रीडेंट या सुप्रीडेंट ये अदालत के अंदर आकर जवाब जमा करवाएं, वरना जो दरखास्त है उसको सही समझा जाएगा और इस्लामाबाद हाई कोर्ट इस चीज के ऊपर मजबूर हो जाएगी कि जो एहतसाब अदालत अडयाला जेल के अंदर लगी हुई है उसको वहां से उठाया जाएगा और इस्लामाबाद हाई कोर्ट लेकर आया जाएगा। देखते हैं कि इसके ऊपर क्या अपडेट्स होती हैं। अब आगे आ जाए जी, जो आज एक बड़ी डेवलपमेंट हुई है, DGISPR ने, आज 5 सितंबर है, कल 6 सितंबर है, कल पाकिस्तान का यौम दफा है, तो आज बड़ी अहम तरीन प्रेस कॉन्फ्रेंस DGISPR ने की है। सवालात पूछे गए हैं इमरान खान के हवाले से, जनरल फैज हमीद के हवाले से सवालात पूछे गए हैं। सबसे पहले तो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर क्या हुआ, इससे पहले एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है वो जरा मैं आपको बता दूं। इब्सार आलम साहब जिन्होंने अपने फोन से एक ऑडियो भी सुनाई थी जनरल फैज हमीद के साथ, उन्होंने एक बहुत बड़ा इंकशाफ कर दिया है। उन्होंने कहा जी 9 मई का मुकम्मल मंसूबा फैज हमीद ने अपने हाथ से हैंड राइटिंग से लिखा हुआ था और वो मंसूबा फौज ने अपनी तहवील के अंदर ले लिया जो जनरल फैज हमीद ने बनाया हुआ था। मजीद उन्होंने कहा कि भाई 9 मई के बाद एक और मंसूबा था और वो मंसूबा बनाया हुआ था इन्होंने नवंबर के महीने का, कि नवंबर के महीने के अंदर फिर हम कोई बहुत बड़ी एक्टिविटी करेंगे। वो क्या मंसूबा था ये अब्सार आलम साहब ने नहीं बताया। और ये भी उन्होंने कहा, ये दावा किया उन्होंने कहा जी जिस वक्त DGISI के ओहदे से फैज हमीद निकले तो उसके बाद फिर वो बहुत सी मालूमात और खुफिया डाटा अपने साथ ही ले गए। इस तरह के और भी उन्होंने बहुत बड़े बड़े जो दावे हैं वो किए हैं। बहरहाल आज जो DGISPR ने बातें की हैं वो मैं आपके सामने रखने लगा हूं। DGISPR ने कहा कि फैज हमीद के खिलाफ टॉप सिटी केस की इंक्वायरी हो रही है, ठीक है जी। और हमारे बड़े बड़े दानिशवर ये कहते थे, मैं नाम आपको बता देता हूं, मोहतरम मुनीफ फरूक साहब, जनाब मोहतरम तलत हुसैन साहब, मोहतरमा गरीदा फरूकी साहिबा और जवेद चौधरी साहब, और बड़े बड़े लोग जो ये कहते थे कि जी फैज हमीद अंदर गया तो इमरान खान भी अंदर जाएगा। इन दोनों का कनेक्शन था, इन दोनों ने मिलकर 9 मई करवाया। आज इस हवाले से सवाल भी हुआ DGISPR से। आज इस हवाले से DGISPR से एक सहाफी ने सवाल भी पूछा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत ये बात कर रही है कि इस बात का खदशा है कि इमरान खान को इस मामले के साथ लिंक अप किया जाएगा और इमरान खान को फौजी तहवील में लिया जाएगा, इमरान खान का मिलिट्री ट्रायल चलेगा। और जनरल बाजवा के हवाले से भी सवाल हुआ, तो जनरल बाजवा के हवाले से DGISPR ने कहा कि DGISI वजीर आजम के मुताबिक होता है, फौज इल्जामात के ऊपर यकीन नहीं रखती, हमारा खुद एहतसाबी का अमल सबूतों और शवाहद को देखता है। तो तमाम जितने भी बड़े बड़े पाकिस्तान के अंदर दानिशवर हैं उनकी खिदमत में अर्ज है कि सबूत और शवाहद, जब तक सबूत और शवाहद आप सामने नहीं रखेंगे तब तक कुछ भी नहीं हो सकता। और इमरान खान साहब बार बार ये कह चुके हैं कि जुडिशियल कमीशन बनाओ, वो CCTV फुटेज सामने लेकर आओ जिससे ये साबित हो कि हमारे लोग थे जिन्होंने जाकर गिराव जलाओ किया, जिन्होंने जाकर तंसीबात के ऊपर हमले किए। और इमरान खान साहब यहां तक कह चुके हैं कि अगर मेरे लोग हुए तो मैं उनको सजा दिलवाने के लिए खुद आपके साथ खड़ा हूंगा और उनको पार्टी से भी निकालूंगा। अब इससे बड़ी ऑफर तो और कोई नहीं हो सकती। इसके बाद तो देखते हैं कि अब सबूत कौन से आते हैं और शवाहद कौन से हैं। आगे आ जाए, जो सबसे अहम सवाल आज हुआ वो सवाल यह था कि क्या इमरान खान को मिलिट्री तहवील में लिया जाएगा। तो इस पर DGISPR ने आज एक बड़ा अहम बयान दिया। उन्होंने कहा कि फौजी कानून के मुताबिक, जरा इसको गौर से सुनिएगा, उन्होंने कहा कि फौजी कानून के मुताबिक कोई भी शख्स अगर किसी फर्द या अफराद जो आर्मी एक्ट के ताबे हों उनको अपने जाती या सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करे तो सबूत और शवाहद हों तो कानून अपना रास्ता खुद बना लेगा। मैं जरा आपको आसान अल्फाज में समझा देता हूं दोबारा। DGISPR ने कहा कि कोई भी बंदा, कोई भी फर्द या अफराद जो सिविलियन हो, सिविल लोग हों, फौजी ना हो, अगर वो लोग किसी ऐसे बंदे के साथ गठजोड़ करें जिसके ऊपर आर्मी एक्ट का इतलाक होता हो, यानी कि वो फौजी हो, उसके साथ कोई अपने सियासी मकासद हासिल करें तो फिर कानून अपना रास्ता लेगा। लेकिन उसके लिए आखिर में उन्होंने कहा उसके लिए सबूत और शवाहद हूं तो कानून अपना रास्ता लेगा। तो जो लोग लुटियां डालते हैं उनकी खिदमत में सिर्फ यही मैं अर्ज करना चाहता हूं कि भाई सबूत देना बड़े जरूरी है, वो सामने रखना पड़ेंगे। अच्छा, कल एक बात इमरान खान ने की थी अडयाला जेल से, वो सुने, और आज एक बात DGISPR ने की। दोनों बातें मैं ऊपर नीचे रख के आपके सामने रखने लगा, जरा सुनिएगा। इमरान खान ने कहा था कि फौज किसी आर्मी चीफ या सियासी जमात की नहीं होती, फौज पूरे मुल्क की होती है। और आज DGISPR ने कहा कि फौज ना किसी सियासी जमात के खिलाफ है और ना किसी सियासी जमात की तरफदार है। ये आज DGISPR साहब ने बड़े खुले अल्फाज के अंदर एक चीजें आज बताई है। अच्छा, इसके अलावा बलोचिस्तान के इशू के ऊपर बड़ी अहम बात की है DGISPR ने, लेकिन बलोचिस्तान के इशू के ऊपर हमारे जो निगरान वज़ीर आज़म रहे हैं अनवारुल हक काकड़, जिनका तल्लुक भी बलोचिस्तान से था, उन्होंने एक बड़ा अहम बयान दिया।
انہوں نے کہا جی بلوچستان میں فوجی آپریشن کرنا پڑے گا, آج نہیں کریں گے تو 1 سال بعد کر لیں گے, 1 سال بعد نہیں کریں گے تو 4 سال بعد کر لیں گے. فیصلہ یہ کرنا ہے کہ ٹائمنگ کیا ہوگی, ٹائمنگ خراب ہوگی تو نقصان زیادہ ہوگا. یعنی کہ انہوں نے بالکل یہ سیدھا سیدھا کہا کہ بلوچستان کے اندر, پورے بلوچستان میں, بلوچستان رقبے کے لحاظ سے پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے, سب سے بڑا صوبہ ہے. انہوں نے کہا جی بلوچستان کے اندر فوجی آپریشن کرنا پڑے گا, ہم آج کر لیں جب مرضی کر لیں, ہمیں کرنا پڑے گا. ڈی جی ایس پی آر نے اس حوالے سے آج کیا بات کی ہے. انہوں نے کہا کہ ہمیں معلوم ہے کہ بلوچستان کے عوام میں احساس محرومی اور ریاستی جبر کا ایک تاثر پایا جاتا ہے, جسے بیرونی عوام پر مخصوص عناصر بڑھاوا دیتے ہیں تاکہ صوبے میں ترقی کا عمل خوف و ہراس کے ذریعے متاثر کیا جا سکے. تو یہ بات آج کی ہے. مزید انہوں نے کہا کہ پاک فوج قومی فوج ہے, اس کا کوئی سیاسی ایجنڈا نہیں. وہی بات عمران خان والی کہ بھائی جو فوج ہے وہ ملک کی فوج ہے, وہ کسی ایک سیاسی جماعت کی فوج نہیں ہے. مزید ڈی جی ایس پی آر نے کہا کہ فوج اور حکومت کا ہمیشہ پیشہ ورانہ اور سرکاری تعلق ہوتا ہے. آگے آ جائیں جی, مولانا فضل الرحمان کی جماعت کے ایک سینئر رہنما ہے سینیٹر کامران مرتضیٰ, انہوں نے ایک بڑی اہم بات کر دی ہے. انہوں نے کہا کہ شہباز شریف نے مولانا سے ملاقات میں سیاسی تعاون مانگا ہے, ہماری طرف سے فی الحال جواب نہ ہی سمجھا جائے کہ ہم کسی قسم کی کوئی, اگر آپ یہ کہیں کہ پارلیمنٹ کے اندر قانون سازی یا کوئی آئینی ترمیم ہو رہی ہے تو ہم اس کے اوپر آپ کا ساتھ نہیں دیں گے. عمران خان کے اوپر کتنے مقدمات ہیں اس حوالے سے ایک بڑی اہم ڈیولپمنٹ ہوئی ہے. عمران خان پر پنجاب کے مختلف اضلاع میں کل 48 مقدمات درج ہیں. لاہور کے اندر 18 مقدمات ہیں, شیخوپورہ کے اندر 7 مقدمات ہیں, گجرانوالہ میں 1, راولپنڈی میں 13 اور اٹک میں 2 مقدمات درج ہیں. اسی طرح فیصل آباد میں 5 اور میاں والی کے اندر بھی 1 مقدمہ درج ہے. اب آپ اندازہ لگا لیں کہ عمران خان اڈیالہ جیل کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ سارے کے سارے 48 مقدمات پنجاب میں عمران خان کے اوپر کیے ہوئے ہیں. آگے آ جائیں جی, شوکت صدیقی, جسٹس ریٹائرڈ شوکت صدیقی, انہوں نے وکلا سے خطاب کرتے ہوئے ایک بڑی اہم بات کی ہے. انہوں نے کہا کہ ہمارے یہاں ہر بااختیار شخص اپنے ذہن میں ایک فارمولا اور ڈاکٹرائن لے کر آتا ہے اور تجربہ گاہ پاکستان کو بناتا ہے. رات کو سونے والے وزیر اعظم کو پتہ نہیں ہوتا کہ وہ صبح اٹھے گا تو وزیر اعظم ہوگا بھی یا نہیں ہوگا. اس کی وجہ یہ ہے کہ عدلیہ آزاد نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ ہمارا وزیر اعظم رات کو جب سوتا ہے تو اس کو بالکل نہیں پتا ہوتا صبح جب میں اٹھوں گا تو میں وزیر اعظم ہوں گا بھی یا نہیں ہوں گا, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری عدلیہ آزاد نہیں ہے. یہ جسٹس ریٹائرڈ شوکت صدیقی کی بات کر رہے ہیں. پاکستان مسلم لیگ نون کے ایک سینئر رہنما رہے ہیں روہیل اصغر, آج کل وہ ناراض ہیں اور بڑی تنقید کرتے ہیں. انہوں نے خواجہ آصف کے اوپر بڑی تنقید کی ہے. انہوں نے کہا کہ خواجہ آصف میں عقل ہوتی تو اسے بینک والے نوکری سے نہ نکالتے, اس میں عقل ہوتی تو یہ آج اس بینک کا صدر ہوتا اور لوگ اسے ہاتھوں ہاتھ لیتے. خواجہ آصف صاحب کو پتا ہے کہ کبھی کبھی باتیں کرتے ہیں, یہ کبھی کہتے ہیں عمران خان کے پاس نوکیا 3300 جیل کے اندر, یعنی کہ اپنی حکومت کے اندر جیل ہے اور عمران خان کو نوکیا 3300 وہاں پر پہنچایا ہوا ہے, اور کبھی کہتے ہیں عمران خان کو پوڑیاں شوڑیاں وہاں پر دی. عجیب و غریب قسم کی باتیں ہوتی ہیں. آگے آ جائیے, آخر میں محترمہ مریم نواز صاحبہ نے ایک بہت بڑا پروگرام شروع کر دیا ہے, تو وہ آپ کو بتانا بہت ضروری ہے, ذرا سن لیں اور پھر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس طرح کے پروگرام پاکستان میں سیاستدان کیوں کرتے ہیں. صرف مسلم لیگ نون نہیں, سارے کرتے ہیں. کیوں کرتے ہیں آپ بتاتا ہوں, لیکن مسلم لیگ نون ذرا پریورٹی پر آ کے اس طرح کے پروگرام کرتی ہے. مریم نواز صاحبہ نے ڈی جی خان کے اندر آج خطاب کیا ہے اور یہ کہا ہے کہ 5ویں کلاس تک کے بچوں کو ہم روز دودھ کا ایک پیکٹ دیں گے جس سے پی کر وہ بہتر محسوس کریں گے. اچھی بات ہے, بچہ بیچارے کو بھوک لگی ہو تو دودھ پی کر وہ بہتر ہی محسوس کرتا ہے. مزید مریم نواز صاحبہ نے کہا کہ بچوں, قوم کا پیسہ آپ کا پیسہ ہے. بچوں, قوم کا پیسہ آپ کا پیسہ ہے, اس میں 1 روپے کی خیانت بھی ہوئی تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن معاف نہیں کرے گا. بالکل اللہ معاف نہیں کرے گا. جس نے اس قوم کو لوٹا ہے, اس قوم کے پیٹ, بچوں کے پیٹ کا نوالا چھینا ہے, اللہ کسی کو بھی معاف نہیں کرے گا. میں 200% مریم نواز صاحبہ کی اس بات سے اگری کرتا ہوں. چوروں کو اللہ نہیں معاف کرے گا جنہوں نے اس قوم کو لوٹا ہے, غریب قوم کو لوٹا ہے. اب میں یہاں پر یہ بات نہیں کروں گا کہ جی وہ کیا کیا وہاں پر بنا لیا, کہ سب کو پتا ہے. اور اچھا ہاں, ایک اور چیز, عمران خان کی حکومت تھی نا, تو عمران خان نے ایک پروگرام لانچ کیا تھا صحت کارڈ, جس میں بس ایک کارڈ تھا, اس میں کوئی بڑے بڑے یہ نہیں تھا کہ جی ٹرک ہیں ان کی برانڈنگ ہو رہی ہے, وہ ایک ہسپتال ہے اور لوگوں کے پاس جگہ نہیں. بھائی کارڈ تھا, جاؤ ہسپتال جا کے اپنا علاج کروا. اور آپ کو یاد ہوگا سستا رمضان پیکج, رمضان کے اندر جب لوگوں کو راشن دیا گیا تھا تو اس میں ایک گھی کا پیکٹ بھی تھا, غالباً اگر میں غلط نہیں ہوں تو شاید نعمت اس کمپنی کا نام تھا, جو بھی نام تھا. بعد میں پتا چلا کہ بھائی وہ دودھ کی فیکٹری جس بندے کی ہے غالباً اس کا تعلق مسلم لیگ نون سے ہے, تو وہاں سے آرڈر شوڈر سارے وہاں سے. تو دودھ اب یہ جو بچوں کو دیا جا رہا ہے, اس دودھ کا بھی کسی کو ٹھیکہ ملا ہوگا کہ بھائی آپ سے ہم نے دودھ لینا ہے, پیسے آپ کو دیے جائیں گے. تو اس کے اندر کمیشن, کک بیکس, یہ چیزیں بہت زیادہ ہوتی ہیں اور یہ پاکستان کی سیاست میں بہت زیادہ ہوتا ہے. آگے آ جائیں جی, سندھ حکومت نے سندھ کی غریب عوام کے لیے ایک بہت بڑا فیصلہ کیا ہے. میرا خیال ہے کہ اس فیصلے کے بعد سندھ کی جو غریب عوام ہے ان کی زندگیاں یکسر بدل جائیں گی. سنیں ذرا خبر, یہ جی نیوز نے لگائی ہوئی ہے کہ سندھ حکومت کا اسسٹنٹ کمشنر کے لیے درجنوں مہنگی ڈبل کیبن گاڑیاں خریدنے کا فیصلہ. پنجاب کے اندر بیوروکریٹس کے لیے اربوں روپے لگا کے بنگلے بنائے جا رہے ہیں, وہاں پر گاڑیاں لی جا رہی ہیں. غریب عوام کا پیسہ آپ اندازہ لگائیں کس طریقے سے کہاں پر لگایا جا رہا ہے. کہ 2022 کے بعد روزانہ پاسپورٹ بنانے کے لیے جو درخواستیں آ رہی ہیں وہ 45 سے 50 ہزار درخواستیں موصول ہو رہی ہیں. لوگ ملک چھوڑ کر باہر جانا چاہتے ہیں. لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ ہمارا ملک محفوظ نہیں ہے کہ ہم یہاں پر پیسہ کمائیں اور سروائیول ہم اپنی زندگی کا کر سکیں, اپنے بچوں کو پال سکیں.
اپنے خاندان کو، اپنی فیملی کو پال سکیں. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. پاکستان زندہ باد. پاکستان کی عوام اور پاکستان کی ہدایت پائیدار.